नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एशियन का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो हर खबर है वो इस वक्त सुर्खियों में है, और सुर्खियों में क्यों है उसका जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बीच एक ऐसी चाल चली है कि उन्होंने बीजेपी को चित करने के, ऐसा लगता है कि 2027 से पहले ठान दी है। सबसे पहले आपको जानकारी दें कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष चुना है और वो हैं माता प्रसाद पांडे। अब इनके नाम को लेकर चर्चाएं बहुत पहले से ही थी, क्योंकि ये पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हम्म। अब उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन कहा बार बार ये इसलिए जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि इस बार के चुनावों में हमने देखा कि राजपूत और ब्राह्मण का वोट जो है वो कहीं ना कहीं बटा, वो बीजेपी के देखिए खेमे में सात, नहीं गया। हाँ बिल्कुल, और 7 बार के विधायक है माता प्रसाद पांडे, हुँ, जो कि मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं। हुँ, 81 साल के हैं। चर्चा देखिए बहुत सारे लोगों की हो रही थी। बताया ये जा रहा है कि जो चर्चा थी वो इंद्रजीत सरोज की थी, रामाचल राजभर की थी, और तूफानी सरोज का नाम भी इसमें शुमार था। लेकिन अखिलेश यादव ने सबको चौंकाते हुए माता प्रसाद को चुना। माता बाबा भी उनको वहां बुलाया जाता है। हुँ। और इनको इसलिए चुना क्योंकि एक्सपीरियंस थे। अब शिवपाल यादव को नहीं चुना क्योंकि चाचा भी सदन में है। ऐसा लग भी रहा था कि हो सकता है चाचा को चुन लेंगे, लेकिन चाचा को भी दरकिनार करते हुए माता प्रसाद को सीधे तौर पर चुनना, ये अखिलेश यादव एक किस्म से जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं बिल्कुल, वो अपनी बिल्कुल, पार्टी के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। उसको दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। हुँ। आखिर ये जो राजनीति है, ये राजनीति अखिलेश यादव की कैसे बीजेपी को कमजोर करेगी 2027 की लड़ाई से पहले, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। हुँ। रोहन हमारे साथ होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा नहीं, ये फैसला है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक तरीके का सोशल इंजीनियरिंग ही इसे कहेंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में जैसा कि मैंने कहा कि ब्राह्मण राजपूत का जो वोट था वो कहीं न कहीं बीजेपी से हटा, ये भी एक बात कही जा रही है। दूसरी तरफ ये कि माता प्रसाद पांडे को विधानसभा क्या नाम है, लीडर ऑफ अपोजिशन बना के, नेता हाँ, प्रतिपक्ष बना के ये एक मैसेज दे दिया गया है कि परिवारवाद से वो मुक्त हैं, क्योंकि वो अपने चाचा को बना सकते नहीं थे, क्योंकि उन पर फिर से एक आरोप लगता है कि परिवारवाद परिवारवाद को की, आगे बढ़ा परिवार रहे के हैं। अंदर सब हाँ, सिमट कर रह बिल्कुल। गया। तो इन तमाम अलग-अलग चीज़ों को लेकर पहले भी इस चुनावों में अखिलेश यादव को बेनिफिट मिला, और हुँ। उसी का ही ये असर है कि अब बहुत ही सोच समझकर 27 के लिए रणनीति बना रहे हैं तो ये अखिलेश यादव। बहुत चौंकाने वाला जी, फैसला जी। लगा, रोहन? बिल्कुल, जो ज्योति चौंकाने वाला फैसला है, दिल्ली में जहां यूपी बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए हैं, यूपी में हुँ, खराब प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है, मंथन हुँ, हो रहा है, हुँ, तो अखिलेश का ये फैसला इस वक्त बहुत चौंकाने वाला है। बड़ा दांव उन्होंने खेल दिया हुँ, है। माता प्रसाद पांडे थोड़ा-सा ऊपर बड़े कर लीजिए। बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में हाँ, उनको जाना जाता है ना? पूर्वांचल की राजनीति में उनका बड़ा रसूख भी नाम है। है ना? हाँ। बड़ा नाम है उनका। 7 बार के विधायक है सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से। हुँ, हुँ, अब पहली बात ये कि शिवपाल यादव का नाम आगे चल रहा था, अखिलेश के चाचा का नाम। हुँ, अखिलेश के ने अपने चाचा को नहीं चुनकर माता प्रसाद पांडे को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी, विधायक दल का नेता चुना उनको। हुँ। संदेश देने की कोशिश है कि हाँ, परिवार को ही हम। संदेश, देखिए संदेश देने की कोशिश है, लेकिन क्या उनके आगे उम्र भी आड़े आएगी? 81 जी, साल के हैं। क्या जी। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को, उनके बारे में क्या खुलकर अपनी बात रख पाएंगे? माता प्रसाद पांडे के बारे में, अगर उनकी व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ बता पाए। देखिए ज्योति, राजनीति में तो 50 साल को भी युवा ही नेता माना जाता है। हुँ। 82 साल के हैं, जाहिर सी बात है उम्र बीच में आ सकती है, लेकिन इसे कैसे टैकल करेंगे वो बड़ा बात है, बड़ी बात होने वाली है। हुँ, मगर जो देखिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की ओर से कि परिवार को ही हम तरजीह नहीं देते हैं। दूसरी तरफ पीडीए के साथ साथ अब हम ब्राह्मणों पर भी फोकस करने वाले हैं, बिल्कुल। अगड़ी जातियों पर भी फोकस करने वाले हैं। वो यानी इसलिए बीजेपी के वोट बैंक पर नजर है। नजर है, बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की पर नजर है। ऐसा हुँ, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव आप देख लो, माना जा रहा है कि कांग्रेस और सपा को पिछड़ी जातियों, दलितों ने आगे बढ़ चढ़कर वोट दिया, मगर हुँ। ब्राह्मणों और अगड़ी जातियों का साथ अभी भी बीजेपी के साथ ही है और ना? वही जो कमजोर कड़ी रह गई जी, बीजेपी की, उस पर एक जी। किस्म से और फोकस करने की खबरें तो ये भी कोशिश। सामने आई है कि अखिलेश यादव के इस फैसले से कांग्रेस को भी जो थोड़ी बहुत बढ़त मिली है, जी, वो एक बार फिर से डैमेज जी, कहीं हो ना कहीं कि जाएगा। आप देखिए ना, सीधे तौर कांग्रेस पर। कांग्रेस की भी तो नजर सपा की सीटों पर है। हाँ। बिल्कुल। कांग्रेस भी आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जिस तरह से हिस्सेदारी बढ़ी है, हुँ, आपने लोकसभा चुनाव में देखा कांग्रेस की हिस्सेदारी 22% के करीब थी हुँ, सीटों के लिहाज से, अगर देखें सपा और कांग्रेस के बीच। हुँ, अब वो हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो गई है। हुँ, 10 सीटों पर उपचुनाव है, कांग्रेस को 3 सीटें देनी पड़ी है सपा को। हुँ। तो एक तरह से अखिलेश ने इसे भी टैकल करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, और अपने आप में बड़ी बात है ये।
देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं सचिन, आपने नज़र दौड़ाई होगी कि बीजेपी में सरपुटअव्वल जी चल रहा है। जी जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गर्त हुई है उत्तर जी प्रदेश में बीजेपी की, जिसके बारे में किसी ने नहीं जी सोचा था, उसको लेकर बैठकें कर रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। आखिर क्या वो वजह रही जिस वजह से इतनी कम सीटें आई हैं? तो वहीं दूसरी तरफ उन बैठकों में उप हम्म, मुख्यमंत्री का ना जी पहुँचना, वो लड़ाई दिल्ली तक आना, जी और उस लड़ाई से अभी टैकल कर ही रहे हैं सब, कि जो अखिलेश यादव है, सपा है, कांग्रेस है, वो अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो ये कितना डेंट कर सकता है ज्योति बीजेपी देखिए, को? बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी अंतरकलह से अभी जूझ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। अभी सीएम, डिप्टी सीएम अब तो खुल के खुलकर बगावत हो गई है। अच्छा, ये योगी यहाँ ने तक हर कहा जा रहा है जगह कि गए नहीं योगी वहां की पर। कुर्सी रहेगी या हाँ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल। कौन रहेगा, उप मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर तो मुख्यमंत्री योगी रहेंगे? उत्तर प्रदेश बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो अभी पार्टी में स्थिरता लाने की है ना। लेकिन अखिलेश यादव का फोकस कहाँ है? 2027 विधानसभा चुनाव पर और अभी आने वाले उपचुनाव पर, है ना। हम्म। तो वो अलग फोकस, उनका अलग जगह है असल में ना। अगर अभी देखें ना तो हाँ रणनीति कुछ ऐसी हो गई जी है कि जो हालात पहले कांग्रेस के थे, सपा के थे कि अंदर हम्म। दिक्कतें चल रही है, परेशानी चल रही है, अब वो सिचुएशन बीजेपी में हो गई है और हम्म, समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है फ्यूचर पे फ्यूचर कि यहाँ पर जो इनके मनमुटाव हैं वो इसमें व्यस्त रहे, लेकिन हमारा जो हाँ। पूरा फोकस है वो है बिल्कुल। वोट बैंक पे। और हम्म, जो तमाम रणनीति है वो अपनाने में लगातार लगे हुए हैं और अच्छा, उसका एक फायदा कहीं ना और कहीं आने वाले एक वक्त दिख ही चीज सकता और है। अखिलेश यादव ने यहाँ से बताने की कोशिश की है, जो समाजवादी विचारधारा है, बेशक राम मनोहर लोहिया हो, जनेश्वर मिश्रा हो, ब्रिजभूषण तिवारी हो, उन्हीं की तर्ज पर ये खाटी समाजवादी विचारधारा के बिल्कुल नेता है माता प्रसाद। और ये कहीं ना कहीं जो पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे रखने की भी जी, कोशिश है। बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी इनको जाना जाता है। दूसरी चीज आप देखें, अखिलेश ने सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, मुसलमानों को भी साधने की एक बार हाँ, फिर कोशिश कोशिश की की है। है। कमाल कमाल अख्तर को अख्तर एक बनाया गया। कद्दावर नेता है, उनको चीफ व्हिप बनाया चीफ गया है, हाँ, मुख्य सचेतक। हाँ। तो कमाल अख्तर के बारे में आप देख लें, 2022 में मुरादाबाद की कांट सीट से विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में हालांकि हार गए थे, लेकिन वो भी कद्दावर नेता है, उनको चीफ व्हिप बनाया गया है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है, वोट बैंक जो है, उसको और मजबूत करने पर क्योंकि वो तो अखिलेश ने ऑलरेडी उनके साथ है। ऐसा और नहीं, कहा और गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने विधायक महबूब अली को विधानसभा का अधिष्ठता मंडल नियुक्त जी किया है। जी तो आपने हर वोट बैंक को जी साधने की कोशिश की है। इसके अलावा विधायक राकेश कुमार उर्फ डॉक्टर आर के वर्मा को उप उनको उप सचेतक नियुक्त सचेतक किया बिल्कुल। है। कहीं ना कहीं आप देखिए ज्योति, अखिलेश यादव की नजर अब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की है। पहले जहां अगड़ी और पिछड़ी जातियों की देखिए, राजनीति करते अभी थे, तो आप है राष्ट्रीय ना। स्तर पर तभी ले जा जी पाओगे ना कि जब आप अपने विधायक भी बढ़ा लोगे। जी आप देखिए, आप याद कीजिए जी 2022 का और 2017 में जो चुनाव हुआ जी था, तो उस वक्त कितनी बड़ी गर्त हुई जी थी समाजवादी बिल्कुल पार्टी की, वो जूझती हुई दिखाई दी बिल्कुल थी। बिल्कुल बीजेपी के सामने चित थी, बिल्कुल चारों खाने चित थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल लेकिन उस स्थिति से उभरने की एक आशा मिली है इस लोकसभा चुनाव से। बिल्कुल। आप देखिए, सिर्फ यूपी में ही नहीं, उनका फोकस महाराष्ट्र, हरियाणा, यही बात झारखंड। मैं कहने वाला था कि जी कुछ लोकल वेबसाइट्स पर मैं पढ़ रहा था कि जी हाँ। अखिलेश यादव ने बैठक में ये चर्चा की है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में और हरियाणा में मेरे ख्याल से वहां पर वो अपने हम्म। प्रत्याशियों को उतारना चाह रहे हैं और मतलब अपनी पार्टी को और विस्तार देने की पूरी कोशिश कर, बिल्कुल तभी तो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपने आप को बिल्कुल प्रस्तुत कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छा, चर्चाएं इस बात की भी हुई कि आखिर अखिलेश यादव अच्छा, उत्तर एकाएक कद प्रदेश बढ़ा। में, हाँ बिल्कुल, लोकसभा के हाँ चुनावों के जो रिजल्ट आए, उसने अखिलेश यादव, पहले के अखिलेश यादव और अब के अखिलेश यादव में जमीन आसमान का अंतर आया। आपकी बॉडी लैंग्वेज जाहिर तौर पर जब आप जीतते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाती है। आपको तवज्जो मिलना उतना शुरू हो जाता है। आप साथ साथ चल रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के। तो ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती कायम रहेगी लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले तक? आप देखिए, जिस तरह से दो लड़कों की जोड़ी, राहुल और अखिलेश की बात करें, दो शहजादों की दो जोड़ी। शहजादों की जो, शहजादे बोलना मतलब ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो वो तो हमारी भाषा नहीं हो जी सकती, जी वो किसी हाँ पार्टी के बिल्कुल नेता की बिल्कुल। भाषा हो जी सकती है। तो लोकसभा चुनाव में धमाल मचाया ही दोनों ने। बाद में कहा जा रहा था कि दोनों में फूट आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, विधानसभा उपचुनाव अभी होने वाले हैं, जिस तरह से दोनों में सीट बंटवारे भी हुए, सब कुछ स्थिरता के साथ हुआ है ना। तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि कांग्रेस और सपा में कोई भी टूट पड़ सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है। आगे भी आप देखें, उनका मेन एजेंडा क्या है, मेन स्ट्रैटेजी उनकी यही है, बीजेपी को हराना। उसके उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल जी में माता प्रसाद पांडे की जी काफी अच्छी पैठ कही जी जाती है, तो उनके जरिए पूर्वांचल पे, क्योंकि बहुत सारी सीटों का डेंट बीजेपी को बिल्कुल लगा लोकसभा बिल्कुल चुनावों में, बिल्कुल तो आपको क्या लगता है वो पूर्वांचल की अगर बात करें, उनकी स्थिति पूर्वांचल में कैसी है, और वो जो स्थिति है उसका कितना फायदा
एसपी को होगा। पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं, बड़ा रसूख भी है उनका, तो उसका फायदा न सिर्फ यूपी में, अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, बिहार पर और भी कुछ बिहार पूर्वांचल जी से सटा हुआ है और जी हाँ। सबसे बड़ा कि पूर्वांचल में बीजेपी को डेंट भी बहुत ज्यादा हुआ लगा है और वहां पर मेरे ख्याल से केशव प्रसाद मौर्य जो इतना दावा कर रहे हैं कि मेरे जी पास इतने विधायक हैं जी अच्छा, वो तो उन्हीं अपनी का सीट इलाका तक पिछली अपनी बार सीट संभाल तक नहीं नहीं बचा पाए थे। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो समीकरण फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है आने वाले वक्त 27 के चुनाव में। जनता किसे चुनेगी नहीं, लेकिन उनका अभी तो चुनौती, अभी तो 27 से पहले चुनौती 10 उपचुनाव सीटों पर उपचुनावों जी की है। जी 10 उपचुनाव में आप देख लें, कांग्रेस जिस तरह से 3 सीटों पर लड़ रही है, सपा 7 सीटों पर लड़ रही है, बड़ी चुनौती है। इसमें से 5 सीटों पहले से ही सपा के पास थी। हाँ। तो अब बीजेपी किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करती है, जहां पार्टी में स्थिरता को लेकर सवाल बना हुआ है। कल बीजेपी की मीटिंग भी हुई, यूपी बीजेपी की, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेताओं के साथ आज भी मीटिंग चल रही है ना। तो कैसे बीजेपी इसे टैकल करती है? अखिलेश का फोकस तो विधानसभा चुनाव पर है, उपचुनाव पर है। तो बीजेपी अंदर कलह से क्योंकि मेरे ख्याल से वो आश्वस्त है कि 5 सीटें हमारे पास जी। ऑलरेडी तो थी अच्छा, और हम आराम से कई जीत जाते सोर्सेज ये भी कहते हैं कि संतर कलह को टैकल कर लिया गया है, अब सभी को कहा गया है कि उपचुनावों में फोकस करें, तो क्या ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहले चर्चाएं इस बात की थी कि जो नीति आयोग की बैठक अभी 2 दिनों से चल रही है उससे पहले एक बैठक हुई थी तमाम बड़े नेताओं की बीजेपी के, तो उसमें भी ये अनुमान लगाया गया था कि शायद योगी नहीं आएंगे। अगर योगी आएंगे तो दोनों डिप्टी सीएम नहीं आएंगे, दोनों डिप्टी सीएम आएंगे तो योगी नहीं आएंगे। लेकिन हमने देखा कि सभी इस बैठक में थे और शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठक हुई। उसके बाद जो भी आदेश दिया गया हो आलाकमान की तरफ से कि आपको किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना हो, लेकिन 10 उपचुनावों को लेकर बीजेपी बिल्कुल टेंशन में है, क्योंकि ये एक तरीके का वो लिटमस टेस्ट कह लीजिए आप कि ये प्रूफ करेगा कि योगी के गवर्नेंस के अनुसार अभी फिलहाल इन 10 चुनावों पर, इन 10 सीटों के उपचुनाव पर कितना बीजेपी और सीट ले आ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरा सवाल आपसे जी ये है, क्योंकि आप यूपी की राजनीति पर नजर रखते जी हैं, ये जो दिक्कतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खड़ी हुई हैं, ये कब से आपको लगता है कि ये दिक्कतें खड़ी हुई हैं? क्या इस दिक्कत की वजह लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं, या ये दिक्कतें पहले से थी, अब ये सामने आई हैं? देखिए, दिक्कतें आज से नहीं, आज से 7 साल पहले से ही हैं, 2017 से। जब वो मुख्यमंत्री बने थे। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी यूपी के अध्यक्ष थे, हाँ। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। खटक तो तब से ही रहा है उनको, हाँ। है ना। और ये दिक्कतें और उभर कर आने लगी लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के क्योंकि बाद। वो आपको एक मौका मिल गया। मौका मिल गया आपको। और आप कितना भी कह लें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सभी को मालूम है, हमें भी मालूम है, जनता को भी मालूम है कि अंदर उनके क्या है, मन में क्या चल रहा है ना। बार बार ट्वीट तो करना, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है केशव प्रसाद मौर्य को? देखिए कौन सपोर्ट कर रहा है ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो संजय निषाद से और ओम प्रकाश राजभर से मिलने के लिए गए थे। तो हालांकि मेरे ख्याल से वो सभी एक ही रणनीति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश थी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि योगी जी को ये बताने का, समझाने का प्रयास किया गया कि जो गठबंधन में हमारे साथ पार्टियां हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, उनके बलबूते पे ही ये हमारे साथ आए हुए हैं। तो ये जो खिटपिट है ना, ये अभी भी कहीं ना कहीं दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, आप ये सिर्फ फुटबॉल कह लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमजोर हो गए हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत है। अगर आप देख लीजिए, जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2022 में दोबारा बने, तो 2017 से 22 का जो उनका कार्यकाल था, कैसे अपराधियों पर उन्होंने लगाम लगाई, कैसे उन्होंने अपनी तरह का एक विकास मॉडल वहां खड़ा करना शुरू किया, और उसने बहुत बड़ा एक बदलाव वो लेकर आए, और उन्होंने प्रदेश की काफी जनता को अपना फैन बना लिया। अगर ये कहीं तो गलत नहीं मेरे से रोमियो स्क्वाड बना दिया था, जिसके बाद इतनी चर्चा हुई योगी जी की कि पूछिए मत। हाँ, आप अभी भी देखें, सीएम योगी का जो वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सख्ती है, अभी भी तारीफ होती है। बिल्कुल तारीफ होती है और तारीफ के काबिल भी है ना। जनता के बीच अभी भी योगी के लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, इसीलिए योगी सीएम योगी। अच्छा, तभी वो सीएम योगी उनके लिए फिर पीएम की रेस में भी उनका नाम लिया जाता है। जी, इसीलिए सीएम योगी को अभी भी बॉस कहा जाता है। केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी कर ले, अपनी सीट बचा नहीं पाए, वो अब सीएम पद की दावेदारी वो कर रहे हैं। बहुत आसान नहीं है मुख्यमंत्री योगी को बैकफुट पर लाना। अभी आप देखें, योगी ने एग्रेसिवली मतलब अपने पोजीशन को फिर से वो बताया है उन्होंने कांवड़ यात्रा पर जो उन्होंने फैसला लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा, लेकिन उनका फैसला जो था वो अपने आप में एक उन्होंने स्टैंड को साफ किया। फैसले पर वो स्ट्रिक्ट रहते हैं और बहुत सोच समझकर वो कोई फैसला लेते भी, जिसका असर भी देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, वही जैसे कि आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी और उस पर फैसले पर रोक लग गया, लेकिन वो ये बताने और समझाने का प्रयास हमेशा करते हैं कि
उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथों में है जी। और लॉ एंड ऑर्डर जैसा उनका गवर्नेंस रहा है वैसा ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब चर्चा हमने काफी कर ली और देखते हैं कि इसको लेकर क्या अपडेट आता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या तब्दीलियां आती हैं। खैर, इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने एक बड़ा दाव चलने की कोशिश की है, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी पूरे तरीके से साधने की कोशिश की है। अब इन कोशिशों का उपचुनावों में क्या नतीजा निकलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये जो चर्चा हम कर रहे थे अभी, उसमें इतना ही।